विभाजन का यह टॉपिक नई पुस्तकों में कुछ लघु रूप में दे रखा है। चूँकि आगे की कक्षाओं में ये टॉपिक उपयोगी रहता है, अतः हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। नमस्कार, AVM ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय तो वही है, कोशिका की संरचना और उसके विभिन्न कार्य, लेकिन इसका लास्ट वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका विभाजन। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने कोशिका की संरचना यानी जंतु कोशिका कैसी होती है, पादप कोशिका कैसी होती है, उसके अंदर विभिन्न उपस्थित अंगकों के बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था और साथ ही इनके कार्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका विभाजन, आप मुझे बताइए कि कोशिका विभाजन से क्या तात्पर्य है। अच्छा, पहले आप यही बता दीजिए कि विभाजन से क्या तात्पर्य है। अगर मैं आपको पूछूं कि विभाजन से क्या मतलब है, तो आप क्या कहेंगे? विभाजन का मतलब है विभक्त होना, यानी किसी एक पदार्थ का, एक वस्तु का दो भागों में डिवाइड हो जाना हम क्या कहते हैं? विभाजन कहलाता है। अब कोशिका विभाजन से क्या तात्पर्य है? कोशिका विभाजन का तात्पर्य है कोशिका का भी दो भागों में विभक्त हो जाना। चूँकि पदार्थ दो भागों में जब विभक्त होता है तो बहुत ही आसान तरीका है, तोड़ दो, काट दो, कैंची से काट दो, चाकू चला दो, एक पदार्थ दो भागों में डिवाइड हो गया। लेकिन कोशिका क्या है? कोशिका एक सजीव पार्ट है और इस सजीव पार्ट का विभक्त होना इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है जिनके द्वारा एक कोशिका अपने ही समान दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और बनने वाली नई कोशिकाएं होती है, ये सजीव के अंगों का निर्माण करती है, या फिर अगर अर्धसूत्री विभाजन है तो नए जीव की उत्पत्ति करती है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। एक विभक्त होने वाली कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के प्रोसेस से जब गुजरती है तब वो अपने ही समान दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। आइए चले पढ़ते हैं कोशिका विभाजन। चलिए पढ़ते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को समझने के लिए सबसे पहले हमको कोशिका चक्र समझना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी कोई भी कोशिका अगर विभाजित होती है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण होता है वह है कोशिका चक्र। जैसे एक जीव जन्म लेता है या एक पौधा अंकुरित होता है, बड़ा होता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, बीज बनता है और बीज जब पुनः मिट्टी में चला जाता है तो नमी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह बीज वापस किसमें? पौधे में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस प्रकार से एक पौधा एक चक्र के द्वारा अपने जीवन की क्रियाओं को पूर्ण करता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी कोशिका विभाजित होने के समय जो चरण अपनाती है उनमें से सबसे पहले आएगा कोशिका चक्र, यानी किन किन प्रोसेस से गुजरकर एक कोशिका विभक्त होती है। आइए जानकारी प्राप्त करें। कोशिका विभाजन का सबसे पहला इससे पहले कोशिका विभाजन समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? कोशिका चक्र। कोशिका यानी एकमात्र कोशिका किस प्रकार पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड होती है। कोई भी जीव हो इस पृथ्वी पर, किसी भी जीव की जो उत्पत्ति होती है वो मात्र एक कोशिका से होती है। अगर हम खुद की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हजारों कोशिकाएं हमारे शरीर में उपस्थित है। इतनी कोशिकाएं उपस्थित होने के बावजूद भी आपको ये आश्चर्य होगा कि किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए मात्र एक कोशिका उत्तरदायी होती है। यानी प्रारंभिक एक कोशिका विभक्त होकर आगे चलकर इस प्रकार से पूरे शरीर का निर्माण करती है, एक जीव का निर्माण करती है। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कोशिका चक्र। किसी भी कोशिका का जो प्रमुख गुण धर्म होता है वह होता है उसका वृद्धि और जनन। इसी के द्वारा, यानी कोशिका पहले वृद्धि करती है और फिर उसमें जनन की प्रक्रिया होती है, और इसी जनन की प्रक्रिया से ही ये जो कोशिका है, ये मात्र कोशिका अपनी दो पुत्री कोशिकाओं या संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो इस कोशिका विभाजन के दौरान
कौन सी क्रियाएं प्रमुख रूप से होती है। अगर हम इस कोशिका चक्र को पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन को देखते हैं, तो दो क्रियाएं प्रमुख रूप से होती है। पहली तो क्रिया होती है डीएनए का प्रतिकृतियन यानी डीएनए का रिप्लिकेशन, और दूसरा होता है कोशिका वृद्धि यानी यहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति होती है। जैसे फोटोकॉपी होती है ना, एक की दो में, तो ऐसे ही डीएनए अपने ही समान एक नया रूप तैयार करता है। इसको क्या कहते हैं, डीएनए का प्रतिकृतियन कहा जाता है। और दूसरा होता है कोशिका वृद्धि यानी जिस कोशिका में विभाजन हो रहा है वो कोशिका अपने वृद्धि में और वृद्धि और विकास की क्रिया को पूर्ण करती है। अब हम समझ गए होंगे कि कोशिका चक्र है क्या। वास्तव में कोशिका चक्र किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक की होने वाली समस्त घटनाएं या प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोशिका चक्र कहलाती है। यानी सबसे पहले तो क्या होता है, किसी कोशिका का निर्माण, सपोज करो कि ये कोशिका एक बन गई तो ये हो गया कोशिका का निर्माण, और उससे लेकर पुनः उसके विभाजन द्वारा, यानी अब यह एक कोशिका पुनः दो कोशिकाओं में विभक्त हो गई है तो उसके पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका के बनने तक की सारी घटनाएं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि पादप है, बीज है, अंकुरित हुआ, पौधा बना, फूल लगे, फल लगे, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक कोशिका है, इस कोशिका का निर्माण हुआ है, फिर इसमें वृद्धि विकास हुआ है और यह कोशिका अपनी दो संतति कोशिकाओं में विभक्त हो गई है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा चरण है, ये इसके बीच में जितनी भी घटनाएं होती है, यानी कैसे ये विकसित होती है, कैसे ये विभाजित होती है, इनके बीच में जितनी भी घटनाएं या प्रक्रम होते हैं वो सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं, कोशिका चक्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कोशिका चक्र में आप यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये जो कोशिका चक्र है इसमें मुख्य रूप से तीन बातें सामने आ गई है। पहले तो क्या होता है, विभाजन होता है और डीएनए का प्रतिकृतियन होता है और वृद्धि होती है। यानी ये तीनों जो घटनाएं होती है जो विभाजन होना, डीएनए का प्रतिकृतियन तैयार होना और उस कोशिका का वृद्धि होना, ये तीनों ही घटनाएं एक अनुक्रम में चलती है, यानी एक के बाद एक लगातार। इनका जो अनुक्रम है ये एक निश्चित होता है। तो कोशिका चक्र इन तीनों घटनाओं का अनुक्रम भी कहा जा सकता है। इस अनुक्रम में यानी जब ये कोशिका चक्र की क्रियाएं होती है तो ये कोशिका चक्र में मुख्य रूप से दो प्रावस्थाएं पाई जाती है। कोशिका चक्र में मुख्य रूप से कितनी प्रावस्था होती है, मुख्य रूप से दो प्रावस्थाएं होती है। पहला कहलाती है अंतरावस्था, दूसरी कहलाती है एम्फेज अवस्था। पहली जो अंतरावस्था होती है उसको इंट्राफेज भी कहा जाता है, और जो एम्फेज अवस्था होती है इसको है ना माइटोटिक प्रावस्था भी कहा जाता है। तो कोशिका चक्र की जो ये दो प्रावस्थाएं हैं यही किसी कोशिका के विभाजन के लिए उत्तरदायी प्रमुख अवस्थाएं होती है। कैसे, आइए देखते हैं। अब यहाँ आप देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो कोशिका चक्र है इनमें दो अवस्थाएं पाई जाती है। पहली तो होती है अंतरावस्था और दूसरी होती है एम प्रावस्था। अंतरा प्रावस्था होती है ये कोशिका विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। यानी जब डिवाइडेशन का जो टाइम पीरियड होता है, जो समय होता है, समय अवधि होती है, वह अंतरा अवस्था की सबसे लंबी होती है। वैसे तो हम ये सोचते हैं कि क्या है, कोशिका विभाजन की जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है, उनमें ज़्यादा समय लगता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यही है और इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अगर सपोज करो कि अगर कोशिका को विभक्त होने में 2 घंटे लगते हैं तो उस 2 घंटे का 95% जो भाग होता है वो अंतरावस्था का कहलाता है और जो 5% भाग होता है वो एम प्रावस्था का होता है। इस अंतरावस्था को फिर 3 भागों में बांटा गया है। इसको कहते हैं जीवन यानी प्रथम वृद्धि काल, एस यानी संश्लेषी काल और G2 यानी द्वितीय वृद्धि काल। इन तीनों के आधार पर कोशिका की अंतरावस्था पूर्ण होती है। कैसे पूर्ण होती है इसको हम अभी देखते हैं। और जो एम प्रावस्था होती है उस एम प्रावस्था को पुनः
दो भागों में बांटा गया है। यानी अंतरावस्था जब पूरी हो जाती है तो कोशिका अपनी अगली प्रावस्था में आ जाती है। अगली प्रावस्था में एम प्रावस्था कहलाती है और ये एम प्रावस्था को फिर दो भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है केंद्रक विभाजन और दूसरा कहलाता है कोशिका द्रव्य विभाजन। यानी कोशिका जब कभी भी विभक्त होती है तो पहले उसके केंद्र का विभाजन होता है और उसके बाद उसमें उपस्थित कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इस प्रकार कोशिका इन अवस्थाओं से गुजरकर विभक्त होती है। अब ये जो केंद्रक विभाजन होता है ये इसको अंग्रेजी में है ना कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये खुद 4 प्रावस्थाओं में विभक्त है। इसमें पहली प्रावस्था प्रोफेज कहलाती है, दूसरी प्रावस्था मेटाफेज कहलाती है, तीसरी एनाफेज कहलाती है और चौथी टीलोफेज कहलाती है। इनको याद रखने का एक तरीका भी होता है। प्रोफेज यानी P, मेटाफेज यानी M, एनाफेज यानी A और टीलोफेज यानी T। तो हम इसको PMAT के नाम से भी याद रखेंगे तो केंद्रक विभाजन की 3 प्रावस्था, केंद्रक विभाजन की जो 4 प्रावस्थाएं हैं वो हमें याद रहेगी PMAT। तो ये इसके याद करने का सरल तरीका है। और उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कोशिका के विभाजन के लिए जो सबसे प्रारंभिक समझने के लिए जो सबसे पहला भाग है वो है कोशिका चक्र। यानी एक कोशिका विभक्त होकर जिन जिन घटनाओं से गुजरती है वो क्या कहलाता है, कोशिका चक्र। तो अब यहाँ किन घटनाओं से गुजरेगी, तो 2 घटनाएं होगी। एक तो डीएनए का रिफ्लेक्शन हो गया और एक हो गया कोशिका वृद्धि। डीएनए का जो प्रतिनयन होता है इसमें डीएनए की फोटोकॉपी तैयार हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोशिका विभाजन है वो कैसे पूर्ण होता है। यानी कोशिका विभाजन वो जो उसकी जो प्रक्रिया होती है बिना कोशिका चक्र को समझे हुए नहीं समझ में आ सकती, यानी नहीं पूर्ण हो सकती है। तो कोशिका चक्र का मुख्य आधार क्या है, कोशिका चक्र में मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं पाई जाती है, अंतरावस्था और एम प्रावस्था। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो अंतरावस्था होती है ये सबसे लंबी अवस्था होती है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, इसमें आप देखेंगे कि ये जीवन अवस्था है, ये जीवन अवस्था हो गई, ये एस अवस्था है, ये एस अवस्था हो गई, ये G2 अवस्था है, ये G2 अवस्था हो गई। यानी ये कुल मिला के ये तीनों जो प्रावस्थाएं होती है ये किसकी प्रावस्था है, अंतरावस्था की प्रावस्थाएं कहलाती है। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक है, आप इस चित्र में आप देखोगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है। यानी कोशिका विभाजन, अगर इस चक्र को कोशिका विभाजन का टाइम पीरियड या काल माने तो आप देखो कि कितना लंबा भाग ये इसको कवर कर रही है। इसका मतलब है ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है और उसके बाद बहुत छोटा सा भाग कवर कर रही है। वो कौन सी अवस्था है, वो एम प्रावस्था है, जिसके अंतर्गत केंद्रक विभाजन में मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये 4 प्रावस्था पाई जाती है। इस प्रकार से कोई भी आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो प्रावस्था होती है ये क्या कहलाती है, अंतरावस्था कहलाती है। इस अंतरावस्था में ये जो कोशिका विभाजन का जो टाइम पीरियड है, जैसे यहाँ पर अंतरावस्था सबसे लंबी हो गई, फिर उसके बाद एम प्रावस्था हो गई, तो ये जो कोशिका विभाजन का जो टाइम पीरियड होता है ये सभी जीवों में एक जैसा नहीं होता। अगर हम ये मनुष्य की बात करें तो ये कोशिका विभाजन का यानी एक कोशिका को विभाजित होने में जो लगने वाला समय है वो 24 घंटे है। अगर हम यीस्ट कोशिका की बात करें तो उसमें कोशिका विभाजन को जो कोशिका विभाजन में लगने वाला जो समय है वो 90 मिनट ही है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों में जो कोशिका विभाजन की जो टाइम पीरियड है वो पीरियड काल है वो सब जीवों में अलग अलग होता है। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कायिक कोशिकाओं में होने वाला जो विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन कहलाता है और जनन कोशिकाओं में होने वाला जो विभाजन है वह अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों और पादपों में वृद्धि होती है। यहाँ पर हम समसूत्री विभाजन को समझने जा रहे हैं। समसूत्री विभाजन में भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रावस्थाएं होती है। पहला है इंट्राफेज अवस्था और दूसरी है एमफेज अवस्था। प्रारंभिक अवस्था को फिर 3 भागों में बांट सकते हैं, G1 प्रथम वृद्धि काल, S
संश्लेषी काल और G2 द्वितीय वृद्धि काल। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आवश्यक सामग्री जैसे प्रोटीन इत्यादि इनका संश्लेषण किया जाता है और साथ ही DNA की प्रतिकृति तैयार होती है। दूसरी जो M प्रावस्था होती है जो हमने अभी पढ़ा, ये 4 भाग, इसमें 2 प्रमुख भाग होते हैं, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन के अंतर्गत 4 प्रावस्थाएं आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आइए अब एक एक करके इन चारों प्रावस्थाओं को समझते हैं। सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है प्रोफेज। इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे कुंडलित धागे जैसी रचनाओं के रूप में खुल जाता है। इन रचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं और कुछ समय बाद गुणसूत्र कुछ मोटे तथा घने हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र को 2 सूत्रों का बना होता है जो एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। इनको अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है और जिन स्थानों पर ये दोनों अर्ध गुणसूत्र जुड़े रहते हैं उन्हें गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। अब धीरे धीरे गुणसूत्र अधिक सघन हो जाते हैं और केंद्रक कला तथा केंद्रिका समाप्त हो जाती है। इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी अवस्था होती है मध्य अवस्था यानी मेटाफेज। मध्य अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्रित हो जाते हैं, एक तर्कु के रूप में आकृति बन जाती है। इस तर्कु के दोनों सिरों को ध्रुव और मध्य तल को मध्य रेखा कहते हैं। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु के टेक्सटाइल तर्कु के सिरों पर स्थित ध्रुवों से जुड़े रहते हैं। इस अवस्था में सारे ही गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं। तीसरी प्रावस्था होती है पश्चय अवस्था या एनाफेज। पश्चय अवस्था में अर्ध गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ कर देते हैं और या फिर तर्कु के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है कि टेक्सटाइल तंतुओं का ध्रुवों की ओर खींचना। इस प्रकार अर्ध गुणसूत्र तर्कु के एक ध्रुव से ध्रुव की ओर तथा शेष आधे उसके विपरीत दिशा की ओर जाने लगते हैं। इस अवस्था में संतति गुणसूत्रों में समूह विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। इस समय वे V या L आकार के हो जाते हैं। अंतिम अवस्था कहलाती है टीलोफेज। इसमें क्रोमोसोम जो अब तक ध्रुवों पर एकत्रित हो चुके हैं जल को सोखकर पुनः फैलने लगते हैं। इस प्रकार पतले और लंबे सूत्रों के रूप में बदलते हुए अंत में क्रोमेटिन जाल के रूप में आ जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर बनने वाले क्रोमेटिन जाल के चारों ओर अब केंद्रक कला जो कि प्रोफेज अवस्था में विलुप्त हो चुकी थी वह वापस स्पष्ट होने लगती है और केंद्रक बनने लगता है। इस प्रकार ध्रुव के स्थान पर अब एक संतति केंद्रक बन जाता है। टीलोफेज अवस्था प्रोफेज अवस्था की विपरीत अवस्था होती है। कोशिका विभाजन की अंतिम प्रावस्था होती है कोशिका द्रव्य विभाजन। इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वह 2 भागों में बट जाता है। पादपों और जंतुओं में विभिन्न विधियों के द्वारा खांच या विदलन के माध्यम से ये जो कोशिका द्रव्य है ये 2 भागों में बंटने से एकमात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में अपने मातृ कोशिका के समान ही रहती है और कायिक अंगों का विकास होता है।